ओके सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ओके, इन लास्ट क्लास वी आर डूइंग एम्पियर सर्किटल लॉ. ओके, एंड we have find the magnetic field due to infinite long wire, and then we have done solenoid. Okay, and now I hope you know how to make a loop in order to consider ampere circuital law. Okay, whenever we have to consider ampere circuital law, then first of all you have to consider a loop where you can apply ampere circuital law. Okay, when we have taken infinite long wire, I have taken circular closed loop of radius r around the wire, and when there is a solenoid, then I have taken a rectangular or square loop. Okay, now next is your toroid. Okay, toroid is also a solenoid. Okay, बट इसका बेटा शेप वगैरह डिफरेंट रहता है. तो कैसा होता है ये देखिए बेटा, बिल्कुल सोलेनाइड की तरह ही इसमें भी सोलेनाइड की तरह ही होता है बेटा. ओके, इसमें भी वायर्स को बाउंड किया जाता है, क्लोजली बाउंड किया जाता है. इसमें एक चीज होती है कि यहाँ पे जो वाइंडिंग की जाती है बेटा, वो क्या है, वहां पे स्ट्रेट किया गया था, यहाँ पे ऐसे ना सर्कुलर, इस तरह से, कुछ इस तरह से. ओके, क्लोजली बाउंड है वायर एक दूसरे के. ओके, इसे टॉरॉइड बोल देते हैं बेटा. ओके, सो दिस इज योर टॉरॉइड. यहां से करंट एंटर होता है, यहां से करंट आपका क्या हो रहा है बेटा, लीव हो रहा है. ओके, तो इसका अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, कैसे निकालेंगे अब हम. ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, टॉरॉइड समझ आ गया क्या होता है. सो वी आर डूइंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड. तो कैसे निकालेंगे magnetic field due to toroid. So toroid is just like a solenoid in which wires are closely bounded. Now the core is a circular shape. वहां पे straight core थी, यहाँ पे circular core है बेटा. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं अभी हम लोग. ओके बेटा जी, सो यहाँ पे कैसी शेप होगी बेटा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है बेटा. ओके, सो इन ऑर्डर टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ आई हैव टू कंसीडर अ क्लोज्ड लूप. तो देखो बेटा, अगर आप देखोगे ना, जैसे सोलेनाइड में क्या था, स्ट्रेट होने की वजह से उसमें स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइंस बन रही थी. ऐसी इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे जब फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो ये जो मैं अभी ब्लू लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर द फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस टॉरॉइड. ओके बेटा, इसके कारण जो फील्ड लाइन बनेगी ना, कुछ इस तरह से सर्कुलर शेप में बनेगी है. ओके, सो अगर फील्ड आपकी सर्कुलर शेप में है तो देन इट्स क्लियर कि आपने एक ऐसा लूप रखना है जो फील्ड के अलोंग हो हमेशा. तो ऐसा क्या करते हैं, यहाँ पे एक आर रेडियस का सर्कल ही कंसीडर कर लेते हैं. तो वो आर रेडियस का जो सर्कल होगा बेटा, वो इस फील्ड के हमेशा अलोंग होगा. मतलब यहाँ पे अगर आप डीएल कंसीडर करोगे, यहाँ पे आप डीएल कंसीडर करोगे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर कर लो आप लोग. ओके, सो अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, और सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हो कि कंसीडर अ लूप, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r along the core of टॉरॉइड. टॉरॉइड की कोर के अलोंग एक सर्कुलर लूप जिसका रेडियस r है, वो कंसीडर कर लिया बेटा. ओके, नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, सो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है बेटा, इट स्टेट्स दैट B डॉट DL विल बी इक्वल्स टू न्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड. सो बेटा अब देखिए B डॉट DL, तो B डॉट DL में B DL cos 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे लूप में मैंने सर्कुलर लिया है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी सर्कुलर होंगी अलोंग द कोर. इसकी टॉरॉइड की जो कोर होगी ना बेटा, इसके अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड होगी सर्कुलर. ओके, तो एंगल 0 हो जाएगा. म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड, तो करंट इनक्लोज्ड कितना आ जाएगा बेटा, देखिए
अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मैं लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है बेटा, n है। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन 2 पाई आर लेंथ, 2 पाई आर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू n इनटू 2 पाई आर। ओके, सो यहां पे क्योंकि बेटा जो यहाँ पे लूप कंसीडर किया है जिसका रेडियस आपने आर रखा है, वो क्या करेगा बेटा, ये जो देखो बेटा यहां से ये सारे लूप्स जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके, जैसे 16 लूप्स बन रहे हैं बेटा यहाँ पे, तो 16 के 16 लूप्स में से जो करंट है यहां से देखिए बेटा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इस तरह से टोटल करंट कितना बन जाएगा, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है इनटू करंट इन ईच वायर, और ईच वायर में करंट क्या है, आई है बेटा। सो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, तो यूनिट लेंथ में अगर स्मॉल नंबर n टर्न्स है तो 2 पाई आर लेंथ, ये टोटल सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी, दैट विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स 2 पाई आर। ओके, सो यहाँ पे टोटल करंट कितना आ जाएगा, करंट इनटू n, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल n इनटू 2 पाई आर। और इधर बेटा देखिए b हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आप dl कहीं पे भी, यहाँ पे dl कंसीडर कर लो बेटा, कहीं पे भी dl कंसीडर करोगे मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग हमेशा यूनिफॉर्म b रहेगी, और सिर्फ dl का इंटीग्रेशन रह जाएगा बेटा। अभी dl का इंटीग्रेशन क्या है, dl का इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ लूप, दैट इज 2 पाई आर। सो ये क्या बन जाएगा, d into 2 pi r is equals to mu naught n I into 2 pi r। तो दोनों तरफ देखिए बेटा 2 पाई आर कैंसिल होके b का रिजल्ट क्या बन गया है, म्यू नॉट n टाइम्स i। तो बेटा टॉरॉयड और सोलेनॉइड का रिजल्ट देखने में बिल्कुल सेम है। ओके, म्यू नॉट n i, n का मतलब क्या है, यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, i का मतलब है करंट इन ईच टर्न, ईच टर्न में कितना करंट जा रहा है बेटा। ओके, सो यहां से हमारे पास टॉरॉयड का रिजल्ट आ गया है, दैट इज कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉयड कितना होगा। सो ये पार्ट क्लियर है बेटा, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो। टॉरॉयड इज क्लियर नाउ। ओके, तो अब अगर आपने सोलेनॉइड भी कर लिया है, टॉरॉयड भी कर लिया है, तो दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे डिफरेंस, तो क्या डिफरेंस क्या है बेटा, वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सोलेनॉइड किया था, सोलेनॉइड में भी वायर्स को वाउंड किया गया था, इस तरह से बेटा क्लोजली वाउंड किया गया था, कुछ इस तरह से। ओके, और टॉरॉयड में आज हमने देखा है कि यहाँ पे भी वायर्स को वाउंड किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो टर्न है एक तरह से इसकी शेप में डिफरेंस है बेटा। यहाँ पे जहां पे स्ट्रेट है, ये देखिए बेटा इसकी एक्सिस बिल्कुल सीधी जा रही है, इसकी एक्सिस जो होगी वो सर्कुलर होने वाली है, इसकी एक्सिस जो है वो क्या होने वाली है बेटा, सर्कुलर होने वाली है, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले डिफरेंस इनमें क्या आ गया बेटा, शेप का डिफरेंस आ गया टॉरॉयड एंड सोलेनॉइड। ओके, सो इधर वाला ये हमारा टॉरॉयड है और ये हमारा सोलेनॉइड है। तो अब देखिए यहाँ पे बेटा जब आपने फ्री लाइंस ड्रॉ की थी, तो फ्री लाइंस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इन बिटवीन बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल रहेंगी। ओके, कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे इन बिटवीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, पैरेलल लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी बेटा। ओके, अभी सोलेनॉइड भी जो है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, इधर वाला एक लूप है बेटा, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, तो ये भी एक छोटे से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये भी छोटे से बार मैग्नेट की तरह, एंड सो ऑन। तो इधर से बेटा अगर फ्री लाइंस एंटर हो रही है तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और इधर वाला नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ऑन एन एवरेज ये जो आपका सोलेनॉइड है बेटा, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इधर से फ्री लाइंस एंटर कर रही है बेटा, इधर से फ्री लाइंस आपकी क्या है, लीव कर रही है, इन बिटवीन साउथ टू नॉर्थ इस तरह से जा रही है फ्री लाइंस। ओके, तो ये बिल्कुल सोलेनॉइड जो है बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सोलेनॉइड के बेटा दो एंड्स है। ओके, दो पोल्स है सोलेनॉइड के अंदर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, ये बेटा नॉर्थ एंड साउथ कैसे बना है ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, जब हम सर्कुलर लूप की बात कर रहे थे कि कोई भी सर्कुलर लूप है, अगर उसके अंदर करंट
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, एंड अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इट बिहेव लाइक अ साउथ पोल। ओके, तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। ये छोटे छोटे बार मैग्नेट्स जब मिलके एक बड़ा बार मैग्नेट बना रहे हैं बेटा यहाँ पे। ओके, तो सोलेनॉइड हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, it behave as magnetic dipole or you can say bar magnet। मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है या फिर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है बेटा। ओके, अब ट्रॉयड के ऊपर आ जाते हैं बेटा। ट्रॉयड में देखिए यहां से फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, यहां से फील्ड लाइंस लीव कर रही है। तो अभी अगर आप देखोगे छोटे छोटे मैग्नेट जरूर है, बट ऑन एन एवरेज देखोगे ये एक तरह से ऐसे सर्कुलर मैग्नेट बन गया है। ये कुछ ये चीज बन गई है हमारी, है ना बेटा, ये चीज बन गई है। ये फील्ड लाइन जो है बेटा यहां से ऐसे जा रही है, ये फील्ड लाइन जो है इसके क्रॉस कुछ इस तरह से जा रही है। ओके, यहाँ पे अब कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा कि फील्ड लाइंस एंटर कहां से हो रही है, लीव कहां से हो रही है, क्योंकि फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बना रही है। यहाँ पे इनका कोई पोल नहीं दिख रहा। तो ट्रॉयड में क्या होता है बेटा, ट्रॉयड में नो पोल्स, यहाँ पे कोई पोल्स नहीं है बेटा, कोई नॉर्थ साउथ पोल नहीं है। ओके, ट्रॉयड के अंदर कोई भी नॉर्थ साउथ पोल नहीं होता। जैसे सोलेनॉइड में आपको क्लियरली दिख रहा है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक एंड है, दूसरा एंड है। इसका कोई एंड नहीं है बेटा एक तरह से। ओके, जिस वजह से इसका कोई भी पोल नहीं है बेटा। ओके, तो ट्रॉयड हैज नो पोल। समझ आ गई ये बात बेटा। कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि एक एग्जांपल ऐसी दो जहां पे मतलब बार मैग्नेट के पोल्स नहीं है। ओके, वैसे नॉर्मली क्या होता है बेटा, जो आपके बार मैग्नेट्स होते हैं, ये बार मैग्नेट्स के हमेशा जो पोल्स होते हैं ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर्स का मतलब है नॉर्थ साउथ हमेशा एक साथ होता है। लेकिन ये ट्रॉयड एक स्पेशल एग्जांपल है जहां पे कोई भी पोल नहीं है, नो पोल एग्जिस्ट हियर। ओके, नीदर हियर इज साउथ एंड नॉर्थ। ओके, ऐसा क्यों हुआ है बेटा, इसकी शेप की वजह से, ये सारी चीज इसकी शेप की वजह से हो रही है बेटा। ओके, सो हमने देखा है magnetic field due to solenoid and toroid, magnetic field due to solenoid and toroid is given by B is equals to mu naught times Ni, where N का मतलब क्या है, number of turns per unit length। अभी बेटा अगर आप सोलेनॉइड में, अगर आप इस सोलेनॉइड में या ट्रॉयड में इनकी कोर जो है बेटा, एयर की जगह पे आप उसके अंदर कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दोगे, ओके, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अगर आप सोलेनॉइड की कोर को रिप्लेस कर देते हो, इफ फेरोमैग्नेटिक material is placed along the core of solenoid and toroid, तो क्या होगा बेटा, then magnetic field B will be equals to आ जाएगा बेटा म्यू नॉट म्यू आर एन आई। यहाँ पे म्यू आर क्या हो जाएगा, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल आता है तो बेटा न्यूमेरिकल में म्यू आर की वैल्यू गिवन होती है, बट जनरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है बेटा। ओके, मैं आगे आपको ये प्रूफ भी करवा दूंगा कि ये ग्रेटर देन 1 क्यों होती है। सो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई है। ओके, सो आपसे सीधा 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर आपके सोलेनॉइड या ट्रॉयड की कोर को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ फिल कर दिया जाए और फेरोमैग्नेटिक और आयरन रॉड, जैसे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं बोले बेटा,
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल क्या है बेटा? आयरन। आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया इन अ फेरोमैग्नेटिक कोर, व्हाट विल हैपन? सो आप क्या लिखोगे? देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट म्यू आर एन आई, वेयर म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। अगर म्यू आर ग्रेटर देन 1 है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। सो विद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल in the core, magnetic field increases। आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। अकेटा। सो ये आपका सोलेनाइड टॉरॉइड था, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड और टॉरॉइड कैसे चेंज कर सकते हो आप लोग बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स से चेंज कर सकते हो। या तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स कम ज्यादा करनी पड़ेगी, करंट कम ज्यादा करना पड़ेगा। बट इफ दीज टू बोथ फैक्टर्स n एंड i आर फिक्स्ड, देन व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन डू? आप लोग इसमें बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर सकते हो कोर में। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि म्यू आर ग्रेटर देन 1 है बेटा। 1 से बड़े नंबर को, किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंक्रीज हो जाएगी बेटा। ओके, 1 से कम नंबर से कम मल्टीप्लाई करोगे तो डिक्रीज हो जाती है। जैसे 0.5 से करोगे तो हाफ हो जाएगी वैल्यू, 2 से करोगे तो डबल हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई with ferromagnetic material in the core of solenoid, magnetic field increases as compared to when there is no material in the core, that is with air as a core। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा? इस केस में क्या है? एयर को कंसिडर कर रही है कोर के अंदर, कोई मटेरियल नहीं है यहाँ पे। बट अगर कोर के अंदर मटेरियल डाल दिया जाए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया जाए, देन व्हाट विल हैपन? मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। ओके दोस्तों, बेटा ये आपका बायट-सोर्स लॉ एंड एम्पियर सर्किट लॉ खत्म हो चुका है अभी। ओके, मैंने आपको एक ना क्वेश्चन दिया था करने के लिए बायट-सोर्स लॉ में। आई होप आप सबने किया होगा। कशिश मुझे सॉल्व करके भेजा था इसने, लड़की ने। तो बेटा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना था वो? आपके पास क्या था बेटा? एक लूप था। सबसे पहले यहां से करंट एंटर हो रहा था, यहां से करंट लीव हो रहा था बेटा, और आपको ये एंगल गिवन था, ये एंगल थीटा गिवन था। यू हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। सबसे पहले तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो होगा, इस करंट को डिवाइड करेंगे, इधर I1 करंट चला जाएगा और इधर करंट I2 नेट कर लिया हमने। ओके, और ये लेंथ आपकी L2 है और इधर वाला लेंथ आपका बेटा L1 है। नेक्स्ट, तो बेटा इस पॉइंट पे आके आपका करंट डिवाइड हो रहा है बेटा। अभी दोनों कुछ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये करंट I आ रहा है, एक ऊपर वाला रेजिस्टेंस है R1, एक नीचे वाला रेजिस्टेंस है R2। अकेटा, तो R1 R2 की रेजिस्टेंस जो है वो कैसे डिसाइड करोगे? देखो बेटा, रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई E हो जाएगा, और R2 क्या हो जाएगा बेटा? रो L2 बाई E हो जाएगा। ओके, अभी मुझे I1 I2 की वैल्यू या कुछ इनकी रेशियो निकालनी है बेटा। कैसे निकालूं मैं? तो देखिए बेटा, I1 बाई I2, जब भी करंट पैरेलल में डिवाइड होता है बेटा, तो वी नो I1 बाई I2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R2 बाई R1। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस डिवाइड होता है बेटा। इनकी वैल्यू डालोगे, रो L2 बाई A अपॉन रो L1 बाई A, तो जो कॉमन चीजें कैंसिल आउट होगी, रिजल्ट क्या बचेगा? L2 बाई L1। अभी L2 और L1 को क्या लिख सकते हो बेटा? L2 क्या है? ये वाला सर्कमफ्रेंस है कि नहीं है? सर्कमफ्रेंस को क्या लिख सकते हो बेटा? देखो बेटा, टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r होता है कि नहीं होता है? और इतना सा इस आर्क का कितना हो जाएगा लेंथ बेटा? ये जो नीचे वाली आर्क है, ए सी और बी, और इधर डी पॉइंट लिख लेते हैं। एसीबी आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? दैट विल बी इक्वल टू थीटा इनटू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? अपॉन L1 को क्या लिख सकते हो बेटा? अभी देखो, अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा इनटू आर। आई होप दिस इज क्लियर विद यू ऑल। बेटा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद है ना? थीटा इज इक्वल टू L बाय R। तो L क्या हो गया? थीटा इनटू R। यहाँ से मैंने सीधा रिजल्ट यूज कर लिया। सो I1 बाय I2 की रेशियो आ गई है बेटा आपके पास।
दैट इज थीटा आर अपॉन 2 पाई माइनस थीटा आर, और आर यहां से हम लोग कर देते हैं कैंसिल आउट। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमें यहाँ पे बेटा डेरिवेशन कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें ऑलरेडी पता है कि इस आर्क के कारण रिजल्ट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B1 दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है R, थीटा, थीटा रेडियन में होना चाहिए आपका, यहाँ पे भी थीटा रेडियन में है, ये थीटा भी रेडियन में है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अगर मैं यहाँ पे थंब को इस डायरेक्शन में रखता हूँ तो O पॉइंट पे अगर O पॉइंट की तरफ फिंगर्स रखेंगे तो फिंगर्स बाहर को आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है बेटा। सिमिलरली ऊपर वाले सेक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन R, सॉरी यहाँ पे I2 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे I1 आ जाएगा। इसको भी ऐसे उल्टे नेमिंग कर लेते हैं, इसे B2 लिख लेते हैं, इसे B1 लिख लेते हैं। यहाँ पे I1 बाय R इनटू एंगल क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई माइनस थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर आप थंब इस डायरेक्शन में रखोगे तो इस नीचे को पॉइंट फिंगर्स नीचे को रखोगे तो फिंगर्स पेपर के इनवर्ड जा रही है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू B2 माइनस B1, जैसे लिख सकते हो B2 प्लस ऑफ माइनस B1, ये माइनस क्यों लिखा क्योंकि इनवर्ड जा रही है बेटा, तो एक पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, एक नेगेटिव के डायरेक्शन में है। तो यहां से बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई बाय R कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, I1 I2 इंटू थीटा माइनस I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ये रिजल्ट रहेगा बेटा। अभी यहां से देखो एक चीज, हमारे पास क्या बना हुआ है, I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू I2 इंटू थीटा। तो यहां से पता लग रहा है ये दोनों टर्म्स क्या है बेटा, इक्वल है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 बेटा। ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, तो माइनस करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये इक्वल है। सो ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करने के लिए दिए था, आई होप बाकी सब बच्चों ने कर लिया होगा। कशिश बेटा आप यहाँ पे ये गलती कर रहे थे, आप यहाँ पे ऐसी इंटीग्रेशन कर रहे हो बेटा, आपके पास सीधा ऑलरेडी रिजल्ट ड्राइव किया हुआ है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो आप लोग, ओके। और स्टिल इफ यू आर इंटीग्रेटिंग देन आल्सो यू आर डूइंग इन रॉन्ग इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन में गलती कर रहे थे। सो बाकी बच्चे भी देखिए बेटा आपकी क्या गलती है, कहाँ पे गलती रही है, और प्लीज लुक इनटू दिस क्वेश्चन, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या, ये थीटा की वैल्यू कुछ मर्जी हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हमेशा क्या होगा बेटा, 0 होगा, ओके। क्योंकि ये करंट बेटा अपने आप को डिवाइड इस तरह से करता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा, ओके। सो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ये मैंने आपको पहले 180 के लिए करके दिखाया था, 180 में इजी था कि ऊपर नीचे रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम होगा, सीधा I1 I2 को आपने इक्वल रख दिया था और 0 कर दिया था। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या था, अगर थीटा एंगल भी कंसीडर कर ले तब भी फाइनल आंसर आपका 0 बन रहा है बेटा, ओके। सो एनी डाउट टिल नाउ? सो बेटा अभी नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन, मतलब कैसा पाथ फॉलो करेगा, उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, सब चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, ओके। इससे पहले कि मैं ये आपको कराऊं, इसमें मैं आपको कुछ एक अलग चीज करवाना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में ये चीज मैं भूल गया था, ओके, क्योंकि अब ये फील्ड वाले दोनों फील्ड्स को भी कंबाइन करेंगे हम लोग। सो आपको ये चीज सोचना होगा बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग सो पहले मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता देता हूं बेटा मैं आपको, ओके। चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड का कर लेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में कर लेते हैं बेटा क्या होता है, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है बेटा, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेट्स से यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पॉइंट कर रही है, सबसे पहले आपको देखना होगा फोर्स किस तरफ लगती है। सो
फोर्स ऑन चार्ज। अभी ये चीज आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो, इतना टफ नहीं है। फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E होता है कि नहीं होता? सिंपल सा रिजल्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे Q चार्ज है बेटा, if there is a Q charge then it will experience the force is equal to Q into E। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा तो फोर्स इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लग जाएगी, क्योंकि फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस Q into E। आप इधर वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो इसे, सो दैट यहाँ पे देख सकते हो E एंड F की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे F एंड E की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि Q जो है बेटा वो तो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सो ये चीज का बेटा ध्यान रखिए। सो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है बेटा आपके पास जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा F is equals to Q into E as I have stated here। okay, now what will be its motion? मोशन कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का? मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं आपको अलग अलग केसेस से शो करता हूं। लेट्स कंसीडर केस 1। केस 1 में क्या है बेटा कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज आपका रेस्ट पे है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? आपकी 0 है। तो अगर चार्ज यहाँ पे रुका हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया बेटा, तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इज इक्वल टू Q into E। और जैसे ही इसको फोर्स मिलेगा Q into E, it will get accelerated, that is acceleration will be equal to force upon mass, that is QE by m। so ये चार्ज पार्टिकल इतने एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देगा, और ये चार्ज पार्टिकल अभी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन will be equals to, देखो बेटा Q एंड m स्केलर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन सी charge particle will start moving along the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा विद एक्सेलरेशन E, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है बेटा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा बेटा। ओके, विद एक्सेलरेशन E। ओके, सो एक्सेलरेशन E, बट उसका पाथ क्या रहेगा बेटा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिल्कुल वैसी वैसी पाथ फॉलो करता जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो मूव करना स्टार्ट कर देगा बेटा। ये था केस 1 जिसमें आपका चार्ज पार्टिकल क्या था बेटा? रेस्ट पे था और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर था, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया था। अब सेकंड केस कंसीडर कर लेते हैं जब चार्ज पार्टिकल आपका मूव करता हुआ जा रहा है। अकेटा इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद some velocity, some initial velocity, कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसकी उससे मूव कर रहा है, तो इसमें फर्दर बेटा जैसे अगर वेलोसिटी जो है दैट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? जैसे चार्ज पार्टिकल क्यों है बेटा और ये इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बेटा तो इट विल एक्सेलरेट। ये क्या हो जाएगा बेटा? इट विल एक्सेलरेट, एक्सेलरेट and moves along the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के along ही मूव करेगा बेटा। ओके, ये था पॉजिटिव के लिए। अगर पार्टिकल नेगेटिव हो बेटा, अगर ये पार्टिकल नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ एक्ट कर रही है और आपका वेलोसिटी भी इसी तरफ है, तो अभी आपको मालूम है एक्सेलरेशन इस तरफ होगा बेटा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट है, तो ये क्या होगा? इट विल डी एक्सेलरेट बेटा। ये क्या हो जाएगा बेटा? डी एक्सेलरेट हो जाएगा, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही मूव करेगा एंड मूव्स
along the electric field. अगर तो ये इजी है बेटा, देखो मोशन वाला पार्ट आप 11th में पढ़ चुके हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी नेक्स्ट देखो, इसी में अगर सेकंड केस की बात करें बेटा, लेट्स से जो वेलोसिटी है दैट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? ऐसे जितने मर्जी केसेस बना लो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और कुछ ऐसे बना लेते हैं सो दैट आपको कुछ और अच्छे से समझ आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बेटा, लेट्स सी, और ये है आपका प्लस फ्लो चार्ज, और वेलोसिटी आपकी है ये वाली। चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा? तो चार्ज पार्टिकल आपका बेटा कुछ इस तरह से मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो मुझे कैसे पता चला कि ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा? क्योंकि मैं 11th में पैराबोला पढ़ के आया हूं बेटा। 11th में क्या होता था, आप किसी बॉडी को यहां से थ्रो करते थे हॉरिजॉन्टली, और उसके ऊपर ग्रेविटी इस डायरेक्शन में एक्ट करती थी, तो ये पाथ ऐसे फॉलो करता हुआ नीचे गिरता था। तो वही चीज यहाँ पे होगी, चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से ऐसे आएगा बेटा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ नीचे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स और एक्सेलरेशन लगेगा बेटा, एक्सेलरेशन इसका क्या होगा? वाई डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा बेटा? तो वही जैसे आप पैराबोला प्रोजेक्टाइल में पढ़ते थे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में अलग से स्टडी करना पड़ेगा, वाई एक्सिस में अलग से स्टडी करना पड़ेगा आपको। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा बेटा। सो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी v हो गया आपके पास, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया बेटा? 0 हो गया है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी v इधर 0 हो गया, एक्सेलरेशन इधर 0 हो गया है बेटा। इधर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? QE/m। ग्रेविटी को मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं यहाँ पे। ओके, अगर ग्रेविटी भी कंसीडर करते हैं, वैसे ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ग्रेविटी को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं आप लोग यहाँ पे। ओके, सो एक्सेलरेशन QE/m हो गया है। आप टाइम वगैरह कुछ भी पूछा हुआ है आगे बेटा, तो आप आगे कुछ भी निकाल सकते हो। इधर से आप लोग यूनिफॉर्म मोशन की क्वेश्चंस लगाते जाओगे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की क्वेश्चंस लगाते जाओगे, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा पाथ फॉलो करेगा मेरा? पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। दिस इज सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल में भी ये होता है बेटा, वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उस तरफ वहां पे ग्रेविटी होता है बेटा। ओके, चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे इसे मूव कर देगी। फाइनली धीरे 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 ये क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाएगा धीरे धीरे। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करने की कोशिश कर रही है? अपनी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रही है। ओके, तो इनिशियली पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा बेटा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू ऑल। तो अगर आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है बेटा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि कुछ वेलोसिटी है? अगर कुछ वेलोसिटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? ओके, तो ये इस तरह से आप चार्ज का पाथ ट्रेस कर सकते हो इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब अगर कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्यू है और ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है बेटा, और लेट्स सी ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी है y एक्सिस। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, नीचे को है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? नीचे को है बेटा। ओके, तो इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नीचे को लग रही है बेटा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से बिल्कुल वही प्रोजेक्टाइल वाले की तरह पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ पे एग्जैक्टली वापस आ जाएगा बेटा। ओके, बिल्कुल ये ग्रेविटी है बेटा एक तरह से, यहाँ की जो ग्रेविटी उसे पहले ऊपर से डीएक्सेलेरेट करती है, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे लेके आती है। यहाँ पे भी आप रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट सब कुछ बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल है। ओके, ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, या आप तीसरा केस कंसीडर कर सकते हो, देयर इज सम एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इस तरह से बेटा आप पाथ फॉलो कर सकते हो चार्ज पार्टिकल इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इसमें कोई प्रॉब्लम है आज के पार्ट में तो बता दीजिए बेटा। आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ओके, फिर उसके मोशन पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, उसका पाथ कैसा होगा, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे।
सो आज के लिए इतना ही है बेटा, ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।